हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी ये मेंडेलियन के जस्ट बाद इसलिए आया है। जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस आपने अभी पढ़ी है पीछे, उसके जस्ट बाद ये इसलिए आया है क्योंकि ये भी आपके जितने भी एग्जाम्पल जो हैं आगे, ये सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं। तो पीछे आपने मोनोहाइब्रिड पढ़ा है तो ये सारा मोनोहाइब्रिड के बेस पर ही है, तो इसलिए इनको यहाँ डाल दिया है। परंतु ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करते हैं। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि इनके जो भी रेशो आएंगे वो अकॉर्डिंग टू मेंडल नहीं होता। यानी कि यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो अकॉर्डिंग टू मेंडल नहीं है। जैसे मेंडल ने कहा था कि भाई एक कैरेक्टर के जो पेयर होते हैं, एलील्स होते हैं, उनमें से एक जो है कंट्रास्टिंग में से एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है। इस तरह के यहाँ पर नहीं आएंगे, तो थोड़ा डिफरेंट है। इसको देखते हैं क्या है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है नॉन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप क्या पढ़ोगे कि भाई अगर हम किसी ऐसे दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ प्लांट का, जिनमें कि एक रेड फ्लावर का है और एक वाइट फ्लावर वाला है, उनका जो क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 में पिंक मिल रहे हैं। F1 में हमें कैसे प्लांट मिल रहे हैं? पिंक। जबकि हमें F1 में कैसे मिलने चाहिए थे? रेड। अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ कैसे होने चाहिए थे? रेड। अभी क्या मिल रहे हैं? पिंक मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा है व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन बी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन अदर प्लांट्स, इट वाज फाउंड दैट समटाइम द F1 हैड ए फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट एंड वाज इन बिटवीन टू। यानी कि इन्होंने देखा कि भाई जो F1 में मिला है वो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनके बीच का कैरेक्टर है, पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता है। एंड द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, तो आपको एग्जांपल यहाँ से याद करना है। डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम, ठीक है, इज ए गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये एग्जाम्पल है। आपसे पूछते हैं कि स्नैपड्रैगन क्या होता है या एंटीराइनम में पूछते हैं तो भी एक ही बात है। इन ए क्रॉस बिटवीन द टू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, तो इन्होंने कहा कि भाई अगर हम एक क्रॉस कराते हैं ट्रू ब्रीडिंग रेड में और ट्रू ब्रीडिंग वाइट वाले के बीच में, तो हमें गैमेट बनने के बाद, गैमेटोजेनेसिस के बाद F1 में हमें सारे के सारे पिंक मिलते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो कैपिटल R है, यानी जो डोमिनेंस जीन है, वो कम डोमिनेट हुआ है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर ब्लेंडिंग हुई है। ब्लेंडिंग होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं हुआ कि कैपिटल R जो जीन है इसने रेड कलर बनाया है और वाइट वाले ने वाइट कलर बनाया है और उससे क्या हो गया है, प्रोडक्ट बन गया। ये ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट हुआ क्या है ये समझ लो एक बार। समझने के लिए क्या है कि भाई अगर प्लांट के अंदर एक वाइट कलर का कोई सबस्ट्रेट रहा होगा, तो वाइट कलर के सबस्ट्रेट में उसमें कुछ चीज़ें रही होंगी। जैसे कि अगर हम ये कहें कि भाई A था हमारा सबस्ट्रेट, कोई है ना, कैपिटल A सबस्ट्रेट था हमारा, और ये हमारा सबस्ट्रेट जो है वाइट कलर का था। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक एंजाइम का काम करवाया, एंजाइम लगा दिया, और इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बदल करके B में बदल दिया। एंड नाउ B इज़ द कलर। B कैसा है? रेड कलर है। और यहाँ एंजाइम जो बनाया है वो किसी कैपिटल R जीन ने बनाया है। तो अगर इसके दोनों एलील प्रेजेंट है और ये होमो एलीलिक कंडीशन बन रही है, तो ऐसे में एंजाइम ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, और ज़्यादा मात्रा में बना हुआ जो एंजाइम है वो इस सबस्ट्रेट वाइट वाले को कन्वर्ट करके कलर बना रहा है। जहाँ पर हमारा वाइट आ रहा है वहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही एलील जो है वो रिसेसिव हैं एंड दे बोथ आर नॉट वर्किंग। तो भाई इसका मतलब तो ये होगा कि नो एंजाइम। यहाँ क्या हो गया, नो एंजाइम, तो एंजाइम नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट रहा, वो कलर में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो इसलिए फ्लावर का कलर कैसा आ गया, वाइट आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ लेकिन हमारा क्या देख रहे हैं, जो हमारी F1 जनरेशन है उसमें जो पिंक कलर आया है, वो पिंक कलर आने का मतलब ये है भाई कि इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल R जीन जो था ना, इसने कम मात्रा में एंजाइम बनाया है। ठीक है, और वो कम मात्रा में जो एंजाइम बनाया है वो सबस्ट्रेट को कम कन्वर्ट कर पाया रेड कलर में, तो इसलिए थोड़ा पिंक रह गया है, पूरी तरह रेड नहीं हो पाया। एक तरह से क्वांटिटेटिव हो गया। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि ये जीन की, एलील की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है कि एलील कितना ज़्यादा होगा या कितना कम है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसको कार्ल कोरेंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई ये क्वांटिटेटिव नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यानी कि डोमिनेट तो कर रहा है, अभी भी देखो लाल जैसा ही है पिंक भी, लेकिन पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे केस में अगर हम F2 की तरफ जाएंगे, अगर हम आगे F2 देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर
F2 में रेशियो जो मिलेगा वो 1:2:1 मिलेगा, दोनों ही केस में, जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। इन ए क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग रेड फ्लावर और टू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, द F1 was pink and when F1 was self pollinated the F2 resulted in following ratio। F2 में क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। ठीक है, and here the genotypic ratio were exactly we would expect in any Mendelian monohybrid cross। तो जीनोटाइप तो वही आया है जो हमने कहाँ पर देखा है, मोनोहाइब्रिड में जो मिलता था, लेकिन फिनोटाइप यहाँ पर 3:1 नहीं आएगा, फिनोटाइप हमारा यहाँ 1:1 आएगा। यहाँ लिखा है कि here the genotype ratio were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross but the phenotype ratio deviate from this 3:1। ठीक है, तो इससे बदल गया है वो। And what happened was that R was not completely dominant over small r and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R and small r white। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो भाई इसके बाद यहाँ पर जो है डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि एग्जैक्टली में डोमिनेंस होता क्या है। तो लिखा है व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव। टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ए जीन डज। तो जीन करती क्या है, देखो जीन क्या करती है, जीन एक डीएनए का पार्ट होता है जो कि आपकी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है और वो प्रोटीन आपकी एंजाइम भी हो सकती है और हार्मोन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एवरी जीन एज यू नो बाय नो कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। यानी हर एक जीन जो है वो किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने की ताकत रखती है। ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करती है, जीन एंजाइम बनाती होगी, एंजाइम कलर या कुछ भी जो भी करते हैं एंजाइम करते हैं या फिर हार्मोन करते हैं। फिर लिखा है इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन। हर एक जीन की 2 कॉपी होती है, यानी पेयर ऑफ एलील होता है। अब वो होमो एलील हो सकता है, हेट्रो एलील हो सकता है। ठीक है, या तो वो हेट्रोजाइगोट होगा या फिर वो होमोजाइगोट होगा। And one of them may be different due to the some change that it has undergone which modify the information that particular allele contain। तो ये कह रहे हैं कि अगर भाई एक हेट्रोजाइगोट कंडीशन है ना, तो उस हेट्रोजाइगोट कंडीशन में जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये कैसी कंडीशन हुई, हेट्रोजाइगोट हुई। तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये हुई है कि जो स्मॉल आर जीन है ना, ये पॉपुलेशन के अंदर ना पहले से प्रेजेंट नहीं थी। ऐसा नहीं होता कि भाई जो स्मॉल आर जीन है या जो रिसेसिव जीन्स होती है वो पॉपुलेशन में पहले से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, रिसेसिव जीन पॉपुलेशन में पहले से प्रेजेंट नहीं होती हैं, जबकि वो किसी भी तरह जो डोमिनेंट जीन होती है ना, हमारी वाइल्ड टाइप जो जीन होती है जो हमारी पॉपुलेशन में ओरिजिनली प्रेजेंट रहती है, उनके अंदर किसी भी तरह का म्यूटेशन या चेंज होने से बनती हैं। डीएनए में जो चेंज होता है उससे बनती हैं। अब वो ज़्यादातर अगर डीएनए में चेंज होता है ना, तो ज़्यादातर जीन खराब ही होती है। बात समझ आई, मतलब कई बार ऐसा होता है, सपोज करो ये जीन है हमारी, है ना, इसको लिख लेते हैं ATGC ATCAGATA ऐसे। ठीक है, हुआ है कि इसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने का मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से ये T जो है ये गायब हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पूरा आगे का फ्रेम बदल जाएगा और यहाँ पर जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी। अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर बदल जाती है तो भाई प्रोटीन एक एंजाइम हो सकता है और एंजाइम की 3D स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और एंजाइम काम करना बंद कर देगा। ठीक है, वेरी गुड। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि A हट जाए, A की जगह पे G आ जाए, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो जाए। तो ऐसे में क्या हो सकता है, एक एमिनो एसिड चेंज हो जाएगा। उसके होने से क्या होगा, या तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा, ठीक है, पूरी तरह, या एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। या कई बार ऐसे चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से जीन में चेंज तो आता है परंतु प्रोडक्ट में चेंज नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि कोड जो होता है, मान लो ये कोड बदल जाता है तो दूसरे वाला जो नया बनेगा ना वो भी सेम एमिनो एसिड बनाएगा जो पहले वाला बना रहा था। ऐसा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसकी वजह से कई बार ऐसे होता है कि चेंज हो जाता है लेकिन प्रोटीनों में कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसे साइलेंट म्यूटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता। ठीक है, तो जीन्स के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं की वजह से नए नए एलील बनते हैं। ओरिजिनली पॉपुलेशन में एक ही तरह के वाइल्ड टाइप एलील प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो पॉपुलेशन में शुरुआत में लाल रंग के रहे होंगे, वाइट नहीं रहे होंगे। फिर कहीं म्यूटेशन हुआ होगा, उसके बाद इस आर जीन ने काम करना बंद कर दिया होगा किसी इंडिविजुअल के अंदर, और इस आर जीन ने जब काम करना बंद कर दिया तो नया जो बना है वो कैसा हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, जब वो काम ही नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई वो ज़्यादा काम करने लगे, या फिर ऐसा हो सकता है वो कम काम करने लगे, या वो काम करना बिल्कुल ही बंद कर दे, या फिर वो पहले की तरह ही काम करता रहे, कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है ना, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। मान लेते हैं कि एक जीन क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन
in the two allelic forms, and let us assume that the normal allele produces the normal enzyme. जो नॉर्मल एलील है यानी कि कैपिटल आर है वो क्या बना रहा है, नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, एंड दैट इज नीड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट एस, जो सबस्ट्रेट एस को कन्वर्ट करने में काम आता है. एंड थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील, तो मॉडिफाइड एलील भाई वो होता है जिसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है डीएनए में. कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो मॉडिफाइड में क्या क्या हो सकता है भाई, या तो वो नॉर्मल रहे, जो का तो रहे, उसकी प्रोडक्ट में कोई चेंज ना आए, और या फिर वो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाना शुरू कर दे, जैसा कि हमने कहाँ देखा है. ऐसा भी हो सकता है ना कि ऊपर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पड़ा है उसमें लेस एफिशिएंट एंजाइम बन गया हो और उसने सबस्ट्रेट को कम कन्वर्ट किया हो, या फिर वो पूरी तरह नॉन फंक्शनल एंजाइम बना सकता है, या फिर वो एंजाइम बिल्कुल नहीं बना सकता है. तो मॉडिफाइड एलील जो कि नया है, जिसमें चेंज होने के बाद जो बना एलील, पॉपुलेशन में जो नया एलील ऐड हुआ है, नया एलील कैसे ऐड होता है, पुराने जो वाइल्ड टाइप ओरिजिनल एलील होते हैं ना उनके अंदर म्यूटेशन होने से ऐड होता है. तो भाई जो नया एलील बना होता है ना, वो एलील आपका इन 3 तरह का काम कर सकता है. तो सही करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, करेगा तो गलत करेगा, ठीक है ना. ज़्यादातर गलती करता है और जीन रिसेसिव हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील. पहला केस तो नॉर्मल वाला है कि जिसमें मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड में कोई फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल रहा, ठीक है. इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट, दैट इज result in the transformation of substrate S. Such equivalent allele pair are very common. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनमें परिवर्तन होने के बाद भी वो सेम टू सेम ही रहते हैं. बट इफ द allele produces a नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, तो अगर एंजाइम नहीं बन रहा है या फिर बेकार बन रहा है, तो जब जो कैरेक्टर है वो अफेक्ट होगा, ठीक है ना. जब चेंज हो जाएगा, जब एंजाइम बनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कैरेक्टर अफेक्ट कर जाएगा. एंड द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील. सपोज करो भाई कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा कि स्मॉल आर ने तो काम करना बंद कर दिया, तो अब केवल कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल आर पे डिपेंड करेगा. तो लिखा है कि अनमॉडिफाइड पे डिपेंड करता है. फिर लिखा था अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, ठीक है ना. जो अनमॉडिफाइड है वो कैसा है, डोमिनेंट है, और जो मॉडिफाइड है वो कैसा है, रिसेसिव है. हैंस इन द एग्जांपल अबाउट द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज और नो एंजाइम प्रोड्यूस. तो ऊपर जो एग्जांपल था उसमें क्या हुआ है कि तो रिसेसिव ट्रेट है वो इसलिए है कि एंजाइम उसने बनाना बंद कर दिया या फिर वो बेकार एंजाइम बना रहा है, ठीक है ना. ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. नेक्स्ट है एनसीईआरटी में हमारा कोडोमिनेंस. देखते हैं क्या है. तो कोडोमिनेंस में ये होता है भाई कि जो जीन्स होते हैं, जैसे हम 2 एलील की बात करते हैं, अभी हम मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड के एलील की बात कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ एग्जाम्पल दिया, आपको ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दिया है, तो इसको आप क्या समझोगे. देखो ऐसा है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि भाई ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो पूरे सारे ब्लड ग्रुप के साथ ही पैदा हुई थी, AB सब तरह के. जो शुरुआती जो पॉपुलेशन थी ना उसमें एक ही तरह का जो जीन रहा होगा और एक ही तरह का ब्लड ग्रुप रहा होगा. बाद में क्या हुआ है कि जो ओरिजिनली पॉपुलेशन में प्रेजेंट एलील था ना उसके अंदर मॉडिफिकेशन से, म्यूटेशन से, डीएनए में चेंज होने से नए टाइप के एलील बने हैं. तो उसमें ऐसा हो सकता है ना कि भाई कई बार जो पहले से जो प्रेजेंट एलील था वह उसी के जैसा ही दूसरा बन जाए और वो सबस्ट्रेट को थोड़ा सा किसी और चीज़ में चेंज करना शुरू कर दे, या तो ठीक है ना, फंक्शनली रहे और काम भी वो दूसरा तरह करना शुरू कर दे, ठीक है ना. तो अगर हम कहें कि भाई एक पॉपुलेशन में सपोज करते हैं ये हमारा क्रोमोसोम पेयर था और ये कोई इंडिविजुअल है, इसमें क्या था, यहाँ नॉर्मल एलील था, यहाँ भी नॉर्मल एलील था, किसी तरह म्यूटेशन हुआ और इसके अंदर ये जो नॉर्मल एलील था इस क्रोमोसोम वाला, इसने काम करना बंद नहीं किया और ये बदल के एम हो जाता है. एम हो जाने का मतलब ये है कि इसने अपने अंदर कुछ चेंज कर लिया और ये अभी एन प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, एम प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना. तो भाई अब ये एन वाला अब ये आगे जाएगा, इसकी संतानों में जाएगा, तो इससे अगर एम मिलेगा बच्चे को किसी को और किसी दूसरे पेरेंट से एन आएगा तो बच्चे में कैसा हो गया, एम एन हो गया. तो बच्चे में क्या हो गया, बच्चे के अंदर अब एम ना तो एन के ऊपर डोमिनेंट है ना एन एम के ऊपर डोमिनेंट है, बल्कि एम इज डूइंग द फंक्शन, एम भी और एन भी अपना फंक्शन कर रहा है, दोनों ही अपना काम कर रहे हैं. बात समझ आई. तो दोनों का अपना काम करना है मतलब. या फिर अगर हम कहें कि भाई किसी ए सबस्ट्रेट को एन जीन जो था एन एंजाइम बना करके किसी बी में कन्वर्ट करता था, लेकिन तो इसी सबस्ट्रेट को ये जो एम है ना अब ये किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है, 2 कलर बना दे रहा है अलग अलग. बात समझ आई मेरी. तो पहले वाले ने काम करना बंद नहीं किया और कुछ उस सबस्ट्रेट को किसी और चीज़ में बदलना शुरू कर दिया.
तो ऐसे केस में दोनों ही तरह के कैरेक्टर आ गए ना, दोनों ही तरह, दो तरह के काम हो गए ना। अब एक ही इंडिविजुअल में दो तरह के काम हो रही है, एक एम भी कर रहा है एन भी कर रहा है। तो इस तरह के जो एलील होते हैं आपस में, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कहलाएंगे, कोडोमिनेंट एलील कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, कोडोमिनेंट एलील कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या एग्जाम्पल दिया। यहां लिखा है टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 resembled either to the parents or was in between। अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई जो हमारे या तो पेरेंट्स से मैच करता होगा F1 में, और या ऐसी कंडीशन होगी कि भाई वो पेरेंट्स से मैच तो करता नहीं है लेकिन उन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नई बात इसमें क्या बताया है कि बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। A good example is different type of red blood cells that determine A, B, O blood grouping in human beings. A, B, O blood group are controlled by the gene I, and the plasma membrane of the red blood cell has sugar polymers. तो ये थोड़ी important बात आपको समझनी पड़ेगी। That protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. ठीक है, तो होता ये है कि जो आपकी RBC होती हैं, ये मान सपोज करो ये आपकी RBC है, इस RBC के सरफेस पर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है। सपोज करो ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है। ठीक है, तो इस कार्बोहाइड्रेट, ये फिक्स चेन है कोई कार्बोहाइड्रेट की। तो अगर एक हमारा, अगर मैं कहूँ कि ये ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है ना, तो इसमें इस चेन पे लास्ट पे मोनोसैकेराइड होगा, वो कुछ और लगा होगा, जबकि जो बी ब्लड ग्रुप वाला है उसकी आरबीसी में इसी चेन के बाद में जो लास्ट का जो मोनोसैकेराइड होगा वो कुछ और होगा। ठीक है ना, तो दोनों में ए में भी बी में भी जो जीन इसको कंट्रोल कर रही है, इस कार्बोहाइड्रेट के लास्ट शुगर को जो कंट्रोल कर रही है ना, उसको एक एंजाइम ऐड कराता है। उस एंजाइम के फॉर्मेशन को ऐड करती है ये जीन ना, जो भी जीन होती है यहाँ पर, जिसको हम आई जीन कहते हैं ना, इस आई जीन के जो ए एलील है ना वो यहाँ पर कुछ और लगवाता है, जो आई जीन का बी एलील है वो यहाँ पर कुछ और लगवाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमारी आरबीसीज होती है ना, उनके ऊपर एंटीजन, जिसको हम बोलते हैं ना कि ए एंटीजन बी एंटीजन, तो वो सरफेस पर पाए जाने वाले शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक एंटीजन की तरह काम करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बात कि भाई एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाई द जीन आई। एबीओ ब्लड ग्रुप को कोई जीन आई कंट्रोल करती है, और वो जो जीन आई है ना उसके पॉपुलेशन में 3 तरह के एलील प्रेजेंट हैं, एक तो ओ, एक बी और एक ए एलील उसका जीन सेम है, ये कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर भी सेम है, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर है ये सेम है, बस ए एलील में लास्ट वाला जो मोनोसैकेराइड है ना वो कुछ और लग जाता है, बी वाले में कुछ और लग जाता है। ठीक है, और जो ओ वाला है उसमें लास्ट वाला ये नहीं होता है। अगर हम कहूँ कि भाई ओ वाले की आरबीसी है ये, तो इसके में जो कार्बोहाइड्रेट है ये रहेगा, इसमें लास्ट का जो एमिनो एसिड है, सॉरी लास्ट का जो मोनोसैकेराइड है वो नहीं ऐड होगा। बात समझ आई? तो कुछ हमारे पॉपुलेशन में आई जीन के कितने एलील बन जाते हैं, 3 एलील बन जाते हैं। ठीक है, ये किससे बने होंगे, ये नॉर्मल जो वाइल्ड टाइप जो पहला था सबसे ओरिजिनल सबसे शुरू में, ये तो रहा नहीं होगा, तो बाद उसी में ही कुछ चेंजेस होने से बना होता है, जरा से चेंजेस होने से ये नए एलील बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कि दिस जीन आई हैज 3 एलील्स आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, एंड द एलील आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। बात समझ आई? आई ए और आई बी में आपस में शुगर की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है प्रेजेंट, वाइल एलील स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ठीक है, स्मॉल आई क्या करता है, कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता होता है। एंड बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जब ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ईच पर्सन पॉसेस एनी 2 ऑफ द आई जीन एलील्स। तो आप एक पॉपुलेशन में अगर इसके 10 जीन भी होते ना, 10 एलील भी होते ना, तो एक आदमी में तभी भी कितने होते, 2 ही होते, क्योंकि हम कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं, हमारे अंदर क्रोमोसोम पेयर में मिलते हैं। तो भाई जब हमारे अंदर क्रोमोसोम पेयर में मिलते हैं तो एक पर्सन के अंदर या तो हो सकता है ए बी, या हो सकता है ए ओ, या हो सकता है ए, या हो सकता है बी ओ, या हो सकता है बी बी, या हो सकता है ओ। ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही पर्सन में ए बी ओ तीनों तरह के हो सकते हैं, क्योंकि हम तो डिप्लॉयड हैं, तो हमारे अंदर एक ही तरह के, 2 ही तरह के हो सकते हैं। फिर लिखा है आई ए एंड आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर द आई, यानी कि जो ए और बी हैं वो ओ के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेट करते होते हैं। ठीक है ना, एंड अदर वर्ड्स कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट ओनली आई ए एक्सप्रेसिस, यानी अगर दोनों प्रेजेंट है तो केवल आई ए एक्सप्रेस करेगा,
IO एक्सप्रेस नहीं करेगा। एंड बिकॉज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर एंड व्हेन IB एंड I आर प्रेजेंट IB एक्सप्रेसिस, तो IB एक्सप्रेस करता है जब ये दोनों होते हैं, और IA IB जब दोनों प्रेजेंट होते हैं इकट्ठे तो दोनों एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो RBC रहेगी उस RBC के ऊपर, अभी जो RBC बनेगी किसकी, AB वालों की, तो AB वालों की RBC के ऊपर A प्रकार का एंटीजन भी मिलेगा और B प्रकार का एंटीजन भी मिलेगा। बात समझ आई? जो AB ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनकी जो RBC होगी उसके ऊपर जो एंटीजन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो A टाइप का भी है और B टाइप का भी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई A और B आपस में एक दूसरे पर कोडोमिनेंट हैं। क्या है? कोडोमिनेंट, ठीक है। कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, जबकि A O के ऊपर डोमिनेंट है और B भी O के ऊपर डोमिनेंट है। फिर लिखा है देयर ओन टाइप ऑफ शुगर्स एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस एंड हेंस रेड ब्लड सेल हैव द बोथ A B टाइप ऑफ शुगर्स since there are 3 different allele in the population and there are 6 different combination of these 3 alleles that are possible, ठीक है ना। अगर 3 है ना एलील तो हमारे कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, कितने बन चुके हैं, 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। n इक्वल टू क्या है, एलील की नंबर, तो जैसे हम यहाँ रख देंगे 3 +1/2 इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम, अगर हमें एलील पता है तो हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं कि पॉसिबल जीनोटाइप क्या होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है एंड देयरफॉर अ टोटल 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप। तो आपसे जीनोटाइप पूछे जाएंगे तो निकाल देना। ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। फिनोटाइप हमारे कितने तरह के हो सकते हैं, या तो भाई A होगा, अगर हम देखने में आए ब्लड ग्रुप तो या तो A टाइप का ब्लड ग्रुप मिलेगा, या फिर हमें B मिलेगा, और या फिर AB और O, 4 मिलेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई अगर पेरेंट IA होगा तो, अगर दोनों पेरेंट IA होंगे तो A बनेगा, ब्लड ग्रुप A आएगा, ठीक है ना। ये सब बताया आपको ना। यहाँ से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक एक्स्ट्रा बात है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप A होता है तो हमारे अंदर जो एंटीजन होता है वो A होता है, AB होता है तो एंटीजन जो है A भी होता है, B भी होता है, और अगर हमारा ब्लड ग्रुप B है तो हमारे अंदर एंटीजन B होगा, O है तो एंटीजन नहीं होगा। इसी तरह A वाले के अंदर एंटीबॉडी जो होती है वो B एंटीबॉडी होती है, और AB वाले के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, B वाले के अंदर A एंटीबॉडी होती है, और इसके अंदर दोनों तरह की एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको O ब्लड ग्रुप वाले को, इसको किसी का भी ब्लड दोगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एंटीबॉडी हैं और इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दोनों कोएगुलेशन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो O का ब्लड अगर आप किसी को देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है किसी तरह का भी, तो कोई रिएक्शन होने की ही नहीं। इसी तरह आपका जो AB है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसके अंदर क्या होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसको किसी का ब्लड दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये पूछ लेते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये टेबल आपको लर्न करनी होती है। जीनोटाइप का सवाल यहाँ से आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट लिखा है डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ ABA ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जब एक पॉपुलेशन में 2 से ज़्यादा एलील होते हैं किसी के भी, किसी जीन के, तो हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। तो यहाँ ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड गवर्निंग द सेम कैरेक्टर एंड सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील कैन बी प्रेजेंट, तो एक इंडिविजुअल में 2 ही हो सकते हैं। मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। मल्टीपल एलील तभी बनते हैं जब पॉपुलेशन की स्टडी हो रही होती है। नेक्स्ट है, यहाँ से एग्जाम्पल आपका शुरू हो जाता है, तो एक विशेष प्रकार का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका प्लियोट्रॉपिक को शो करता है। किसको शो करता है, प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक क्या होता है ये मैं आपको समझा दूंगा, अभी बता दूं, आगे भी मिलेगा, ठीक है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, देखिए प्लियोट्रॉपी होता है जब आपका एक जीन, सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट देता हो। सिंगल जीन जब मल्टीपल इफेक्ट देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जीन एक कैरेक्टर अनेक, तो इसका नाम होता है प्लियोट्रॉपी, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, बताया नहीं कि प्लियोट्रॉपी का, बस एग्जाम्पल दे दिया है। देखो लिखा क्या है कि ओकेजनली A single gene product may produce more than one effect. Occasionally, हमेशा नहीं। तो ये प्लियोट्रॉपी के लिए लाइन लिखी गई है, समझ आई ना क्या लिखा गया है। प्लियोट्रॉपी के लिए क्या लिखा गया है कि भाई ओकेजनली
सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, तो इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इन्होंने कहा कि अगर भाई स्टार्च की सिंथेसिस इन पी इज कंट्रोल्ड बाय द वन जीन, इट इज हैज टू एलील कैपिटल बी एंड स्मॉल पी। Starch is synthesized effectively by capital BB homozygotes and therefore large starch grains are produced. In contrast, small BB homozygotes have lesser efficiency starch synthesis and produce smaller grains. And after maturation of the seed, capital BB seeds are round and the BB are wrinkled. Heterozygous produce round seeded and so B seems to be the dominant allele. But in the starch grain produced are of intermediate size, capital V, small b seeds. And so if starch grain is considered as a phenotype, they form this angle, this allele show the incomplete dominance. तो जरा समझने के बाद आप समझिए मैं क्या पढ़ रहा था। देखो इन्होंने कहा है कि भाई अगर ये स्टार्च का ग्रेन है जो मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा एक बार और बनाता हूँ, देखो ऐसा, ये है स्टार्च ग्रेन, ये आपको लार्ज साइज का दिख रहा है, राउंडेड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जिस सीड के अंदर है वो सीड कैसा है, राउंड सीड है। ये राउंड सीड विद राउंड स्टार्च ग्रेन कब बनेगा, जब कॉम्बिनेशन हमारा कैपिटल, एक सेकेंड है, कैपिटल बी है, ठीक है। कैपिटल बी तब है तो हमारा राउंड स्टार्च ग्रेन आ रहा है, राउंड ही आ रहा है सीड के अंदर स्टार्च के जो ग्रेन्स होते हैं वो राउंडेड है। अगर हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये स्मॉल बी, ठीक है, तो हमारा सीड आ रहा है कैसा, रिंकल्ड। सीड कैसा आ रहा है, रिंकल्ड। और स्टार्च ग्रेन जैसे कैसे आ रहे हैं, स्मॉलर, छोटे, ठीक है, ऐसे। और ये कैसे हैं, लार्जर, राउंड, लार्जर, बड़े बड़े, ठीक है ना, ऐसे। ये यहाँ लिखा है कि अगर कैपिटल बी केस है तो ऐसे में लार्ज स्टार्च ग्रेन है, राउंड हैं, बड़े बड़े हैं। और अगर स्मॉल बी हैं तो स्टार्च ग्रेन कैसे हैं, स्मॉलर हैं, स्मॉलर, ठीक है। और सीड कैसा है, रिंकल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऐसा केस है हेट्रोजाइगस, तो सीड हमारा कैसा है, राउंड है, सीड कैसा है, राउंडेड है। और स्टार्च ग्रेन कैसा है, इंटरमीडिएट साइज का है, इंटरमीडिएट। देखो जीन कितनी है, एक, बी है ना। अब यहाँ एक ही जीन दो इफेक्ट दिखा रही है। अगर आप कैरेक्टर मानते हो सीड की शेप को, तो भाई सीड की शेप के लिए तो डोमिनेंट होती है कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर, क्योंकि यहाँ सीड की शेप कैसी आई, राउंड आई है। तो इसका मतलब क्या ही हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि भाई हमारा जो कैपिटल बी है स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट है, तो इसलिए राउंड शेड आई है। लेकिन कैरेक्टर अगर मानते हो आप स्टार्च ग्रेन को, तो स्टार्च ग्रेन के केस में क्या हुआ है, यहाँ तो स्टार्च ग्रेन छोटे हो गए तो ये दोनों ही जीन रिसेसिव थी, और यहाँ पर स्टार्च ग्रेन कैसा है, बड़ा है, तो दोनों डोमिनेंट थी। लेकिन यहाँ स्टार्च ग्रेन कैसा आना चाहिए था, अगर ये जीन स्टार्च ग्रेन के लिए भी डोमिनेंट होती तो भाई मेरा स्टार्च ग्रेन की कैसा आना चाहिए था, यहाँ पर राउंड आना चाहिए था, लार्ज आना चाहिए था, पर ये कैसा इंटरमीडिएट आई है। तो भाई स्टार्च ग्रेन के लिए ये जीन कैसा शो करती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है, ठीक है ना। स्टार्च ग्रेन के लिए क्या शो कर रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जबकि सीड की शेप के लिए डोमिनेंट, सीड की शेप के लिए डोमिनेंट करती है, और उसके लिए क्या करती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ एक ही जीन दो कैरेक्टर दिखा रही है, तो भाई इसको इसलिए क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक, क्योंकि सीड की शेप भी यही देख रही है और स्टार्च ग्रेन की शेप भी यही देख रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया है, एंड देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट that it has information for. It depends as much or longer gene product and the production of the particular phenotype from this product, and it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. ठीक है ना। तो ये भी है कि भाई एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है एक जीन, ये आपको ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट आपका दिया है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो भाई मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद क्या किया, दो जीन की इनहेरिटेंस को एक साथ देखा, ठीक है, दो जीन की इनहेरिटेंस को एक साथ देखा।
ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पर आप यहीं तक देखें, ठीक है। थैंक यू।